हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। हम कर रहे थे हमारे मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज़ बुक, जिसका चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस हमने स्टार्ट किया था। बीच में फिजिक्स की वीडियो डाली थी मैंने 2-3, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट थी। अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होगी तो मैं बीच में कभी डाल दूँगी। अब एक बार हम अपना सीक्वेंस को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसमें स्क्वीज प्रिंसिपल, कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम, कॉचीज़ सेकंड थ्योरम को समझ लिया था और उसकी बेस पे जितने भी एग्जांपल्स थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। आई होप कि आप सबने अब तक वो वीडियोस देख ली होंगी, और अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लेना। आज हम करते हैं, छोटा टॉपिक ही करेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं होगी वीडियो। मोनोटॉनिक सीक्वेंस के बारे में और उसकी बेस पे 1-2 थ्योरम्स हैं, उसको करेंगे बस। तो देखो, मोनोटॉनिक सीक्वेंसेस दे रखी हैं यहाँ पे। मोनोटॉनिक सीक्वेंसेस का मतलब क्या है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी होती हैं, ये डिक्रीजिंग भी होती हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होती हैं और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी होती हैं। तो इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ a of n plus 1 greater than equals to a n for all n greater than equals belonging to n। क्या मतलब है कि ए एन सीक्वेंस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोला जाएगा कब? जब ए ऑफ एन प्लस 1 की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी या फिर इक्वल रहेगी ए ऑफ एन से। सपोज अगर एन 6 है तो ए एन प्लस 1 क्या बन जाएगा? 7। तो जो आपकी ए सेवन्थ टर्म होगी ना सीक्वेंस की, वो हो सकता है कि ए 6 के इक्वल हो, बट उससे वो बड़ी ही होगी, उससे छोटी नहीं होगी। मतलब ऐसे है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, A7 है। तो हो सकता है कि ये A7 और A6 की वैल्यू सेम हो जाए, हो सकता है कि ये 2 हो और ये 2 भी हो जाए, बट ये नहीं है कि ये 2 है तो ये 1 हो जाएगी, नहीं। इंक्रीजिंग सीक्वेंस का यही मतलब है कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो सपोज़ ये 1 है तो मे बी ये 1 हो जाए, कोई बात नहीं, इक्वल हो सकती हैं, बट इसके बाद इससे छोटी टर्म नहीं आ सकती कोई। उसके बाद ये 2 ही आएगी, इससे बड़ी ही टर्म आएगी, फिर हो सकता है ये भी 2 हो जाए, फिर उसके बाद हो सकता है 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, कुछ भी हो सकता है। बट पहले वाली टर्म्स, यानी कि जो ये कंडीशन है ना यहाँ पे कि ए एन की वैल्यू हमेशा छोटी होगी या फिर इक्वल होगी ए ऑफ एन प्लस 1 से। इसका अपोजिट अगर मैं कर दूँ, क्या कह दूँ कि ये वाली टर्म हमेशा क्या रहेगी? बड़ी रहेगी, और ये वाली टर्म हमेशा छोटी रहेगी। इसके इक्वल बेशक से हो जाए, लेकिन ये वाली जो टर्म आपकी होगी वो हमेशा छोटी रहेगी, यानी कि इससे अपोजिट हो जाएगा काम। अब एग्जांपल्स की हेल्प से देखेंगे हम नीचे। ए वन की डेफिनेशन देख लो। इसमें तो क्या था? इक्वल था। बट अगर मैं स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ कर लूँ कि किसी भी सीक्वेंस को स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहने का क्या मतलब है कि ए ऑफ एन प्लस 1 की वैल्यू ए ऑफ एन से बड़ी ही होगी, यानी कि A1 की वैल्यू, यानी कि A2 की वैल्यू A1 से बड़ी होगी। यानी कि अगर ऐसे है ना A1 A2 A3 A4, तो अब ये 1 था तो 1 हो सकता था, बट अब स्ट्रिक्टली का मतलब तो ये 2 ही होगा और ये 3 ही होगा और ये 4 ही होगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली का मतलब ये है कि अब इक्वल नहीं हो सकती। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि उसमें भी हो सकता था कि वो लेस देन इक्वल्स 2 हो जाए, बट अब तो उसको लेस ही होना पड़ेगा, इक्वल की कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है। अब किसी भी सीक्वेंस को मोनोटोनिक कब कहेंगे? जब वो इन चारों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी को फॉलो करती हो। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, चाहे डिक्रीजिंग हो, चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, चाहे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, बट कुछ भी हो इन चारों में से एक, तो हम उस सीक्वेंस को मोनोटोनिक बोल देंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देख लो। ये तो वो एग्जाम्पल है 1 1 2 2 3 3 4 4। तो यहाँ A1 है, ये A2 है, ये A1 ये A2। तो इस सीक्वेंस की A1 A2 की दोनों की वैल्यू सेम है, कोई बात नहीं। बट A2 A3 को देखो, A3 की वैल्यू A1 से तो बड़ी है ना, फिर ये सेम है, कोई बात नहीं। तो वैल्यूज़ बढ़ती रह रही हैं, सेम है तो कोई बात नहीं, बट 3 के बाद 2 नहीं आएगा, 4 के बाद 5 ही आएगा, 3 नहीं आएगा। तो ये कैसी है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली तो नहीं है, बट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अब इसके एग्जांपल देखो, जैसे कि सीक्वेंस n है, यहाँ पे n को 1 पुट करो, 2 पुट करो, तो 1 2 3, यानी कि हमेशा बढ़ेगी। नेचुरल नंबर्स हैं तो हमेशा बढ़ेंगी ना, घटेंगे तो नहीं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गई। n स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी हमेशा बढ़ेगा, कोई भी वैल्यू रिपीट तो नहीं होगी। या फिर ऐसा नहीं आ सकता कि इसके बाद ही कोई भी वैल्यू छोटी आ जाएगी, नहीं, हमेशा बढ़ेगी और कोई वैल्यू सेम भी नहीं होगी। 2 की पावर n है, 2 की पावर 1 करोगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे 6 आएगा। ठीक है। तो इस तरह से 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा। मतलब ये हमेशा बढ़ेंगी, इक्वल नहीं होंगी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस को बोलते हैं।
ठीक है। अब अगर मैं क्या ले लूँ एग्जांपल 1 1 1/2 1/2 1/3, क्योंकि हमने 1 को अब डिवाइड ही कर दिया 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में, तो ये 1 से तो छोटी होती रहेंगी। तो ये सीक्वेंस कैसी होती रहेगी, डिक्रीजिंग होती रहेगी। और क्योंकि इसमें तो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं तो ये स्ट्रिक्टली नहीं है बट डिक्रीजिंग सीक्वेंस है मोनोटोनिकली। अब जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था n² टू की पावर n, उसके बाद में 1 1 1 लगा दो, ये क्या बनेगा 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5, तो घटती रहनी है और कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी, इसलिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है सॉरी। यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगी। 1/1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 4, 1/3 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, तो घटती जाएंगी और कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी, इक्वल नहीं आएगा, इसलिए स्ट्रिक्टली है। अब ये वाली सीक्वेंस ली हमने -1 की पावर n, यहाँ पे n को 1 पुट करो, -1 की पावर n, n को 1 पुट करना तो क्या आएगा -1 आएगा, n को 2 पुट करो तो क्या आएगा 1 आएगा, n को 3 पुट करो तो क्या आएगा -1 आएगा, n को 4 पुट करो तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि -1 1 -1 1। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इंक्रीजिंग है, ना ये कह सकते कि डिक्रीजिंग है, तो इस सीक्वेंस को ना ही तो इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग। ऐसी एग्जाम्पल सेम ये है, -1 की पावर n है, 1/n है, n को 1 पुट करोगे -1 की पावर 1 -1, और 1 नीचे कोई फ़र्क नहीं, -1 ही आएगी। n की पावर को 2 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, नीचे 1/1 आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें भी वही होता रहेगा, तो ना तो ये इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, अब आ जाओ इस पर, इस थ्योरम का नाम है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तो अगर आपके पेपर में नाम से आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम कौन सी थी। हो सकता है कि डायरेक्टली नाम से आ जाए, तो आपको स्टेटमेंट्स भी लर्न होनी चाहिए। तो फर्स्ट है, प्रूव दैट अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस an विच इज़ बाउंडेड अबव कन्वर्जेस टू इज लीस्ट अपर बाउंड, कि कोई भी अगर an मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड अबव भी है, गिवन है चीज़ें आपको, तो वो अपने लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी, ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने कोई एक सेट S मान लिया जिसके अंदर a1 a2 an, यानी कि उस an सीक्वेंस की टर्म्स हैं, इसके अंदर an सीक्वेंस की टर्म्स ये तो होंगी a1 a2 अप टू an। तो इस सेट के अंदर मैंने रेंज सेट माना है जिसके अंदर इस सीक्वेंस की टर्म्स है सारी। ठीक है, तो अब an हमें बाउंडेड बिलो अबव दे रखी है। अब इसका क्या मतलब है कि इस सीक्वेंस ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, तो हमें एक के ऐसा मिलेगा कि उससे ये सीक्वेंस की टर्म्स छोटी होने लग जाएंगी। यही मतलब है बाउंडेड अबव का, यही मतलब होता है ना कि उस सीक्वेंस की टर्म उससे छोटी हो जाएंगी, हमें बाहर से एक ऐसा नंबर मिल जाएगा। अब क्योंकि इस सेट एस के अंदर इसकी ही टर्म्स आ रही हैं सारी, तो इस ऑब्वियस ही बात है ना कि ये भी तो किसी नंबर से छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका भी एक बाउंडेड, इसका भी एक अपर बाउंड हो जाएगा, ये भी बाउंडेड अबव हो जाएगा ना, क्योंकि an हमारे बाउंडेड सीक्वेंस में गिवन है, उसका वो बाउंडेड अबव है, उसका एक अपर बाउंड है, इसके अंदर उसी की ही टर्म्स आ रही हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी तो बाउंडेड अबव हो जाएगा। और क्योंकि इसके अंदर टर्म्स हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, नॉन एम्प्टी भी है, अब ये नॉन एम्प्टी भी है, बाउंडेड अबव भी है, तो बाय कंप्लीटनेस एक्सियम इसका एक लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो वो लीस्ट अपर बाउंड मैंने मान लिया कि वो u है। अगर वो इसका लीस्ट अपर बाउंड है u, तो वो an की टर्म्स ही तो है इसमें, तो an का भी वो लीस्ट अपर बाउंड होएगा। तो मुझे यही शो करना है कि an का जो लीस्ट अपर बाउंड है u, वो उस पर कन्वर्ज करेगा, यानी कि an जो है वो u पे कन्वर्जेंट है, ये मुझे शो करना है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम लीस्ट अपर बाउंड वाले डेफिनेशन यूज़ करते हैं। मैंने अब साइलेंट को 0 से बड़ा कोई भी एक नंबर मान लिया। ठीक है, अब क्योंकि यू लीस्ट अपर बाउंड है किसी भी सेट का, क्या मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड, एक तो वो अपर बाउंड हो और दूसरा अपर बाउंड में से भी सबसे छोटा हो। जैसे कि ऐसे है कि यहाँ पे कहीं यू है, तो यू एक तो सबसे बड़ा है और क्या है, मतलब अपर बाउंड में सबसे छोटा है। देखो यू के बाद जो नंबर्स होंगे यू प्लस एप्सिलॉन कुछ भी होगा, तो वो भी अपर बाउंड है इस सेट की, आगे वाले सारे टर्म्स अपर बाउंड है, बट इन सबसे बड़ों में से सबसे छोटा क्या है, यू है, इसीलिए ये लीस्ट अपर बाउंड है। यानी कि इससे कोई छोटा नंबर लीस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो वो अपर बाउंड होएगा ना वो लीस्ट होएगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर यू लीस्ट अपर बाउंड है, अगर मैं इस यू में से कुछ भी स्मॉल से स्मॉल नंबर माइनस कर दूँ एप्सिलॉन, तो अगर मैं इसमें से माइनस करूँगी तो वो यहाँ पे कहीं आएगा। यहाँ पे कहीं आने का क्या मतलब है, देखो अगर यहाँ पे u है, यहाँ पे u माइनस एप्सिलॉन है। ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि u माइनस एप्सिलॉन इसका लीस्ट अपर बाउंड है, तो लीस्ट अपर बाउंड का तो ये मतलब है कि फिर तो इसके बाद कोई टर्म आनी ही नहीं चाहिए थी, बट इसके बाद तो u आ रहा है। क्या मतलब है कि इसके बाद तो इस सीक्वेंस की कोई टर्म्स आनी ही नहीं चाहिए थी, बट यहाँ पे तो सीक्वेंस की टर्म आएंगी, क्योंकि u है ना लीस्ट अपर बाउंड, तो u से पहले तो सारी सीक्वेंस की टर्म आएंगी ही आएंगी। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगी कि u माइनस एप्सिलॉन इसका लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, तो इस वजह से जो सीक्वेंस की टर्म है वो छोटी रहेंगी u माइनस एप्सिलॉन से। ये मतलब है यहाँ पे कोई टर्म आ गई सीक्वेंस की an,
देखो यहाँ पे कोई भी टर्म आ गई सीक्वेंस की ए एम, तो वो इस यू माइनस एप्सिलॉन से बड़ी होंगी ना, बड़ी होंगी, तो मैंने इसलिए लिखा है कि ए एम जो है वो बड़ा हो जाएगा यू माइनस एप्सिलॉन से। एम का मतलब यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है, हो सकता है कि वो ए 10th टर्म हो सकता है कि वो 11th टर्म हो। अगर इसके बाद एक भी टर्म आ गई सीक्वेंस की, तो इसका मतलब तो ये लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, और हमें पता है कि ये नहीं है, तो मैंने ना होने की डेफिनेशन लगा दी यहाँ पर। ठीक है, अब क्योंकि ए एन सीक्वेंस एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यानी कि उसमें जो नंबर होंगे वो आगे आगे बढ़ते रहेंगे। आगे आगे बढ़ते रहने का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे ए एम है तो आगे वाली जो भी टर्म होगी ना, मान लो वो ए एन है, तो वो इससे बड़ी ही होगी। हो सकता है कि दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, बट बड़ी ही इससे होगी। ठीक है, तो सीक्वेंस में जो भी बाद वाली टर्म्स होंगी सारी वो बढ़ती रहेंगी या फिर इसके इक्वल होंगी, ये कंडीशन है, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ए एम के बाद जो भी टर्म्स आएंगी, अगर ये 10 है, सपोज ये 10th टर्म है, तो 11th टर्म की वैल्यू हो सकता है कि इसके इक्वल हो। सपोज ये 2 है तो ये भी 2 हो सकती है, बट वो 3 हो सकती है, 2 से कम नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ से क्या था, u माइनस एप्सिलॉन लेस द ए एम से, और ए एम लेस देन इक्वल्स टू था यू ए एन से, तो मैं लिख सकती हूँ कि u माइनस एप्सिलॉन लेस होगा ए एन से। मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब क्योंकि u एक अपर बाउंड है सेट का, मैंने आपको समझाया ना कि u अपर बाउंड है, तो u के बाद भी जो होंगी टर्म्स u प्लस एप्सिलॉन, u प्लस एप्सिलॉन 2 जो भी होगा, वो भी इस सेट के लिए अपर बाउंड का काम करेगा, है ना। तो मैंने लिखा यहाँ पे कि u प्लस एप्सिलॉन क्या होगा, u प्लस एप्सिलॉन भी सेट एस का अपर बाउंड होगा। तो यहाँ से हम कह रहे थे कि ए एन की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये अपर बाउंड है सेट का, तो सेट का अपर बाउंड होने का क्या मतलब है कि ये बड़ा होगा, और जो सीक्वेंस की टर्म होगी, nth टर्म होगी, ए एन जो होगी वो लेस होगी इससे, क्योंकि ये सेट एस का अपर बाउंड है। अपर बाउंड है तो ये टर्म तो लेस होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हमने अपर बाउंड वाली डेफिनेशन लगा दी। तो फ्रॉम 1 and 2 अब इन दोनों को कंबाइन कर दो। यहाँ से u माइनस एप्सिलॉन छोटा है ए एन से, और ए एन छोटा है इससे, तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो। ए एन किस किस के बीच में लाई कर गया, u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन के बीच में। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि ए एन माइनस यू का जो मोड है वो लेस एप्सिलॉन से, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे, मोड वैल्यू को माइनस एप्सिलॉन लाई करेगा ए एन माइनस यू और एप्सिलॉन के बीच में। फिर क्या करो, यहाँ पे दोनों साइड u को ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, u माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे माइनस यू प्लस यू, यहाँ पे u प्लस एप्सिलॉन कट जाएगा ये, तो u माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन ये टर्म आ गई। तो हमने ये चीज़ लिख दी। अब किसी भी नंबर में से हम कुछ नंबर, मतलब किसी भी सीक्वेंस में से कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसका मोड अगर लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये नंबर इस पर कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ से क्या कहूँगी मैं कि ए एन जो सीक्वेंस है वो मेरी वो यू पे कन्वर्ज कर रही है। ये तो मेरे को प्रूव करना था कि ए एन जो है वो यू पे कन्वर्ज कर रही है। यू क्या था, लीस्ट अपर बाउंड था, तो यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट बिल्कुल इसका अपोजिट है। दूसरे में क्या है, प्रूव दैट अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ए एन विच इज़ बाउंडेड बिलो कन्वर्जेस टू द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ए एन सीक्वेंस कैसी है, अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो है, तो प्रूव करो कि वो अपनी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी। तो इसका मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आपको, अच्छे से आप खुद कर लेना। देखो बाउंडेड बिलो है तो वही सेट एस, तो यही बनेगा आपका एस भी कैसा हो जाएगा, नॉन एम्प्टी, जैसे हमने यहाँ पे देखा इसके अंदर एलिमेंट्स जाएंगे। अब क्योंकि ये बाउंडेड बिलो है और सेट एस के अंदर ही लाई कर रही है, तो ये भी बाउंडेड बिलो हो जाएगी, जैसे ऊपर समझाया बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल सेम वैसा है। तो नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड बिलो है, तो कंप्लीटनेस एग्जाम पे क्या होगा, इसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। मैंने मान लिया कि वो एल है। अगर वो एल सेट एस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो वो ए एन का भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। तो मुझे शो करना है कि ये एल पे कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पे अब इसकी डेफिनेशन लगा दो लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्योंकि एल जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है सेट एस का, तो एल प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं होगा। देखो अगर एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यानी कि लोअर बाउंड में सबसे बड़ा है, तो अगर आप एल प्लस 1 कर दोगे तो वो लोअर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सबसे बड़ी वैल्यू है, इससे कोई भी बड़ी वैल्यू लोअर बाउंड नहीं होगी सेट एस का। अगर ऐसा है कि वो लोअर बाउंड नहीं होगी, तो इसका मतलब सेट जो सीक्वेंस की टर्म है वो उससे छोटी होंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लगा दी। अब क्योंकि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ए एन के, यानी कि वहाँ पे तो इंक्रीजिंग थी, तो ए एन की वैल्यू बड़ी थी, बट यहाँ पे छोटी हो जाएगी क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये लगा दी यहाँ पे, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब वही वाली बात जैसे वहाँ पे लगाया था, क्योंकि वो अपर बाउंड है, अगर एल अपर बाउंड यू अपर बाउंड था तो यू प्लस एप्सिलॉन अपर बाउंड था। यहाँ पे अगर एल लोअर बाउंड है तो एल माइनस एप्सिलॉन भी लोअर बाउंड होगा। देखो अगर लोअर वैल्यू है यहाँ पे, तो अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो एल माइनस एप्सिलॉन, तो ये तो और लोअर हो जाएगी ना इससे, तो ये रहेगी, तो ये भी लोअर बाउंड ही, ये लोअर बाउंड, और इससे सारी छोटी टर्म्स लोअर बाउंड रहेंगी सेट का, तो ये भी लोअर बाउंड हो जाएगा।
अब अगर ये लोअर बाउंड है तो इसका मतलब जो आपकी सीक्वेंस है वो बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये लोअर बाउंड है। तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों के बीच में आ जाएगी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो एन कन्वर्ज करिए एल पे, बस बिल्कुल सेम वैसे ही है। अगर आपको फर्स्ट वाला समझ में आ गया तो ये आप खुद ईजिली कर सकते हो। दिमाग में पढ़ लो, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, हर एक बाउंड्री मोनोटोनिक सीक्वेंस कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। अगर वो इंक्रीजिंग है तो अपर बाउंड पे कन्वर्ज कर लेगी, अगर वो डिक्रीजिंग है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्जेंट होगी, बट होगी कन्वर्जेंट अगर वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो और बाउंडेड भी है तो। ठीक है, हमने भी प्रूव करा है। अब ये है छोटी सी थ्योरम एक, एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस अनबाउंडेड अबाउ डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। ये कह रहे हैं कि हमने मान लिया कि जो ए एन है वो एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, नॉट बाउंडेड अबाउ, हमने मान लिया कि वो बाउंडेड अबाउ नहीं है। ठीक है, तो फॉर गिवन पॉजिटिव नंबर के हाउएवर लार्ज में बी देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर सच दैट ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। हमने इसकी नॉट बाउंडेड अबव की डेफिनेशन लगा दी कि हम कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना ले लें फिर भी सीक्वेंस की टर्म हमारी बड़ी रहेंगी उस केस से, क्योंकि वो बाउंडेड अबव है ही नहीं। तो बाउंडेड अबव होने की हमने डेफिनेशन लगा दी। अब क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस का क्या मतलब है कि ए एन की वैल्यू जो होगी वो हमेशा बड़ी होगी ए ऑफ एम से। जैसे हम करते थे ना कि ए ऑफ एन प्लस वन बड़ा है ए ऑफ ऐसे, तो यहाँ पे इसको एन बोल दिया और इसको ए एम बोल दिया। इंक्रीजिंग की डेफिनेशन लगा दी। ए एम किससे बड़ा है के से, तो यहाँ पे लिख दो कि ए एन किससे बड़ा हो जाएगा के से। अगर सीक्वेंस की टर्म बड़ी आ गई किसी बाहर वाले नंबर के से, तो इसका मतलब क्या है कि ए एन जो सीक्वेंस है वो डाइवर्ज करें आपकी इन्फिनिटी पे। ये आपकी डाइवर्जन की डेफिनेशन में पढ़ा करते हो, तो हमने बहुत पहले पढ़ ली थी, तो आप वहाँ से इसको देख लेना, बिल्कुल ऐसी है। दूसरी में उल्टा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, अनबाउंडेड बिलो है, तो डाइवर्ज कर रही है माइनस इन्फिनिटी पे शो करना है। बिल्कुल ऐसे होगा, उसमें एक स्मॉल नंबर हो जाएगा कि आपकी वो सीक्वेंस की टर्म सारी बड़ी रहेंगी उससे, और फिर ऐसे कर दोगे तो वो माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेंगी। कुछ भी नहीं है वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल ईजी सा पार्ट था ये। रिमार्क पढ़ लो एक बार इसका, अ मोनोटोन सीक्वेंस इज ईदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, और अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज नेवर ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी नहीं होती कभी भी, हमने प्रूव करके देख लिया, या तो कन्वर्जेंट होएगी या डाइवर्जेंट होएगी। अगर वो बाउंडेड है और मोनोटोनिक है तो कन्वर्जेंट ही होएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या था, अनबाउंडेड थी, बाउंडेड नहीं थी, अनबाउंडेड थी तो डाइवर्जेंट थी, बाउंडेड थी तो कन्वर्जेंट थी, बस। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है नेस्टेड सीक्वेंस, उसमें जो ये थ्योरम है ये इंपॉर्टेंट है। कई बार नेमिंग से आ जाती है डायरेक्ट की स्टेट एंड प्रूफ कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, तो ये मैं आपको आराम से करवाऊंगी अच्छे से। इस वीडियो में नहीं करेंगे हम इस टॉपिक को, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और इसके बेस पे ये वाला एग्जाम्पल ट्राई करके देख लेना। देखो, प्रूव दैट द सीक्वेंस हुज nth टर्म गिवन बिलो आर मोनोटोनिकली विच ऑफ दिस फॉलोइंग्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये आपकी इसी पे बेस्ड है। सेकंड एग्जाम्पल भी इस पे बेस्ड है। बस फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल आपसे होंगे अगर आप करना चाहोगे, तो बाकी नहीं होंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको, आपकी मर्जी है, आप करो तो ट्राई कर लेना। ठीक है, एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मोनोटोनिक इसका देख लेना, मोनोटोनिक वाला पार्ट तो हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेना, करना चाहो तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ट्राई कर लेना इसके। ठीक है, देखो ये वाला भी क्वेश्चन आसान है वैसे तो, बट इज़ अ मोनोटोनिक सीक्वेंस, गिव एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में देख लेंगे एक बार क्या है क्या नहीं है, जब हम एग्जाम्पल्स को करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।